हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, बड़ी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है और वो है जी गल्फ़ ऑफ एडन से अदन जो ओशन है वहाँ पर यमन के इलाके में। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले जब गज़ा में लड़ाई शुरू हुई इसराइल और फ़लस्तीन के हमास के दरमियान, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक शिप को पकड़कर और कोस्ट पे लेके आए, बीच पे लेके आए ओसीस जो हैं वहाँ के यमन के। और फिर ख़ैर उसके बाद फिर उनके साथ कुछ बातचीत वग़ैरह हुई, लेकिन फिर उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया कि अब जो शिप यहाँ से गुज़रेगा और इज़राइल जाएगा, तो उसको हम नहीं जाने देंगे। अब यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा गेटवे है ये, यूरोप की तरफ जितना भी माल जाता है इस इलाके से, यानी पाकिस्तान से, चीन से, ईरान से, इसके साथ-साथ हिंदुस्तान से, या पर ऊपर ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूज़ीलैंड, इन सब का इधर से उसका गुज़र होता है। तो वहाँ पर सबके लिए मतलब एक थ्रेट वाली सिचुएशन क्रिएट हुई और कुछ छोटे ड्रोन्स ने अटैक्स भी किया जहाज़ों को, जिसमें आग भी लगी। तो इसकी वजह से एक तो ये कि मार्केट के अंदर एक इंस्टेबिलिटी की सूरत-ए-हाल पैदा हुई है। लेकिन इसके साथ-साथ इंडिया क्योंकि गल्फ़ और यूरोप तक बहुत दूर तक अपना माल बेचता है और उसका गुज़र भी यहीं से होता है, तो उन्होंने फैसला किया कि अपने जहाज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए 2 जो जहाज़ हैं वो उन्होंने वहाँ पे भिजवाए हैं। वो बड़े इम्पोर्टेंट जहाज़ हैं कि आईएनएस कोची और आईएनएस कोलकाता, जो प्रोटेक्ट करेंगे जी वहाँ जहाज़ों को। क्या सूरत-ए-हाल है? कैसे फैसला लिया? क्या हुआ? अमेरिका का क्या रोल है? गल्फ़ का क्या रोल है? मिडल ईस्ट का? और साथ में ईरान का क्या रोल है? क्योंकि ये भी खबरें हैं कि हौथीज़ को ईरान सपोर्ट करता है, बैक करता है। और ख़ैर इस पे डिटेल में बात करते हैं और तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त जी अदन, यानी जो ओशन है, गल्फ़ ऑफ एडन कहते हैं जिसको, यमन का इलाका है। और यहाँ पर जो जहाज़ों का गुज़र है, वो इन एरियाज़ से होता है। इंडिया ने डिसाइड किया कि भई उनके जो 2 जहाज़ हैं, वो इस एरिया को प्रोटेक्ट करेंगे। और इसीलिए क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ये उनके लिए एक बड़ा मसला बन सकता है, उनके जहाज़ों के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए। अच्छा, कहते हैं कि हाउ इंडियन एंड चाइनीज नेवी फाउट ऑफ पायरेट अटैक्स इन गल्फ ऑफ एडन, ऑल यू नीड टू नो द जॉइंट ऑपरेशन बिटवीन द इंडियन एंड चाइनीज नेवीज कम्स एम टेंशन escalating between the two countries over Dalai Lama visit to अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक तो ये क्योंकि चीन के लिए भी ये इलाका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके साथ-साथ जो है इंडिया के लिए तो ख़ैर ये है ही है। तो इंडिया ने इस वक़्त जो 2 जहाज़ भिजवाए हुए हैं अपने जहाज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। दूसरा ये कि ईरान के रोल की बात करते हैं। ईरान के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, अगर देखा जाए तो ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान बड़े क्लोज़ टाइज़ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है? क्या ईरान इंडियन जो शिप्स वहाँ से गुज़र रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हौथीज़ से बात करेगा या नहीं? अच्छा, अमेरिका का रोल भी इस एरिया में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें तो कतर में उनका एक स्टेशन मौजूद है, सऊदी अरेबिया में उनकी बड़ी डिप्लॉयमेंट है और यमन उसके साथ एक बॉर्डर सऊदी अरेबिया के साथ शेयर करता है। अब यहाँ पर एक तो ये है कि इस तरह के अपने जहाज़ भिजवाना, यानी अगर हम इस इश्यू को लें, तो इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो रही है और वो ये है कि इंडिया अब इस पोज़ीशन पे आ चुका है कि वो अगर कहीं दुनिया में
उनके शिप्स के साथ या कहीं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, जिस तरह अमेरिकन्स का स्टाइल रहा है बाय द वे, अगर हम ये बात करें तो मेरे ख़्याल ये गलत नहीं होगी। तो वो अपने लोगों को या अपने शिप्स को अपने जो शिप कैरियर्स हैं तकरीबन 6, 7, 8 हैं अमेरिका के, वो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, और जहाँ पे उनको लगता है तो उनका एक पूरा बेस अमेरिका का समंदर के अंदर होता है, तो वो चले जाते हैं। एक तो ये हुआ कि आईएनएस कोची एंड आईएनएस कोलकाता आर पेट्रोलिंग द हाई सीज ऑफ द कोस्ट ऑफ एडन एज पार्ट ऑफ मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड एंटी पायरेसी ऑपरेशन। अच्छा, जो while the US has unveiled a multinational naval force to protect merchant vessels in the Red Sea from Indian-backed Houthis militias, India is stations two guided missile destroyer off the coast of Aden as a part of maritime security in the North Arabian Sea. इन्होंने जहाँ पे 2 रस्तों से गुज़र होता है, एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर इन जहाज़ों को तैनात किया है, और यकीनन वो उनका काम यही होगा कि वो हौसीस का अगर कोई अटैक होता है या हौसीस अपने छोटे स्टीमर्स के साथ आके जिस तरीके से उन्होंने इज़राइल के जहाज़ को पकड़ा था, जो इज़राइल जा रहा था, तो वो फिर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। एक तो अपने जहाज़ों को प्रोटेक्ट करना, फिर यहाँ से क्योंकि सिर्फ इंडियन जहाज़ तो नहीं गुज़र रहे हैं, मतलब दुनिया के और मैंने आपको जो कंट्रीज़ गिनवाई हैं, उनके शिप्स गुज़रते हैं। अब उनके लिए भी यकीनन एक मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी बात है कि इंडियन 2 शिप्स जो हैं वहाँ पर मौजूद है। गो के अमेरिकन्स भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया कि अमेरिकन्स की तरह अब हिंदुस्तान भी ये चीज़ कर रहा है। दूसरी बात ये है कि यूएई के साथ क्योंकि मिडल ईस्ट का एक बड़ा बहुत मजबूत मुल्क शुमार होता है। इसके साथ सऊदी अरेबिया के साथ, दोनों के साथ उनके बड़े क्लोज़ टाइज़ हैं। बड़े क्लोज़ रिलेशंस हमने देखे हैं कि लास्ट तकरीबन 5-10 सालों में बहुत अच्छे ताल्लुकात डेवलप हुए हैं। अब उनको ये तो नहीं है क्योंकि सऊदीज़ ने इसके खिलाफ यमन के खिलाफ काफ़ी अरसे से उनकी जंग चल रही है। अब भी ऑन ऑफ ये चीज़ चल रही होती है। लेकिन क्या अब उनको इस चीज़ में बैक होगा? तो मेरे ख़्याल में इसका बैकअप बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इन कंट्रीज़ का तो होगा, लेकिन ईरान का रोल बड़ा अहम है। ईरान के अब ताल्लुकात बेहतर हुए हैं सऊदी अरेबिया के साथ भी और बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ भी। लेकिन इंडिया के लिए वो इस एरिया में क्या करता है? ये बड़ा अहम है। एक खबर ये भी है कि यूएस अनाउंस ऑपरेशंस प्रॉस्पेरिटी गार्डियन टू प्रोटेक्ट सी बोर्न ट्रैफिक इन द रेड सी फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स लॉन्च by Shia Houthis groups in Yemen. The, the coalition include countries like UK, Bahrain, France, Norway, and other countries. अच्छा, ये the Iran-backed Houthis militias which fight the government of Yemen with support from terrorist group like Al-Qaeda in Arabian Peninsula, Islamic State and Ansar al-Sharia. ये वो ग्रुप्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। ये कहाँ-कहाँ पे है? जी, बाबुल मंदब जो रेड सी का चोक पॉइंट है, अगर यहाँ पे इसको ब्लॉक करते हैं ये, तो उससे ये होगा कि पूरी दुनिया का जो ट्रेड है वो कट ऑफ हो जाएगा। यानी यूरोप, एशिया, जापान और आगे जाके ऑस्ट्रेलिया तक पूरे का पूरा एक ब्लॉकेज हो जाएगा। तो एक तो ये है मतलब जिसे कहते हैं बाबुल मंदब, बड़ा मेन एक चोक पॉइंट है। अब यहाँ पर ड्रोन्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से इन जहाज़ों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने इंडिया का रोल मैंने बताया क्योंकि बाकी किसी इस तरह की कंट्रीज़ का पाकिस्तान है, पाकिस्तान के भी शिप्स वहाँ से गुज़रते हैं लेकिन इस तरह की कोई चीज़ अभी फ़िलहाल पाकिस्तान की तरफ से नहीं आई। एक तो ये है कि इज़राइल की तरफ जाने वाले जो शिप्स हैं इज़राइल के बड़े क्लोज़ ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के साथ यूएई के साथ, अमेरिका के साथ। हाँ, ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ थोड़ा-सा गड़बड़ है, ईरान के साथ ज़्यादा गड़बड़ है, सऊदी अरेबिया के साथ कम गड़बड़ है। तो
क्या एक प्रेशर डालने के लिए ये टैक्टिक्स यूज़ की जा सकती है, लेकिन इससे जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो रास्ता है, जो गेटवे है, उस पे बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और वो नज़र भी आ रहा है, वो ऑयल की सूरत में है, वो गोल्ड की सूरत में है, खाने-पीने की अशिया की सूरत में है। क्योंकि जब यूक्रेन-रशिया वॉर शुरू हुई, तो हमने ये चीज़ देखी है, जब यूक्रेन से जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, ख़ास तौर पे एडिबल ऑयल है, व्हीट है, इस तरह की चीज़ें, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया का। वो जब आना बंद हुई, तो उससे मार्केट्स बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई। इस तरीके से अगर ये रास्ता खुदा न खास्ता कोई ऐसा ये चोक करने में ओवरसीज़ कामयाब होते हैं, क्योंकि एक ग्रुप है और डेंजरस थ्रेटनिंग किस्म का ग्रुप है, सऊदी अरेबिया के साथ भी इनका जंग रही है। ईरान इनको बैक करता है। और ये इन्होंने अनाउंस बाकायदा किया हुआ है कि अगर इज़राइल गज़ा से अपनी फ़ौजों को वापस नहीं करता या इस जंग को बंद नहीं करता, तो उस वक़्त तक उन तक जो जहाज़ जाते हैं, जो शिप्स जाती हैं, उसको हम नहीं जाने देंगे। तो मेरे ख़्याल में ये अमेरिका के लिए भी बड़ा थ्रेटनिंग है, क्योंकि इज़राइल के साथ वो मुसलसल खड़ा है और खड़ा रहता है, और यहाँ तक कहता है कि इज़राइल इज़ नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। लेकिन अगर अमेरिका है, तो इसका मतलब है कि इज़राइल इज़ अ परमानेंट मेंबर। मतलब अगर इतनी बात होती है, तो इससे और ज़्यादा बात क्या हो सकती है? दूसरी, वो ये भी कहते हैं कि भई आपको किसी किस्म का वेपन चाहिए तो हम हाज़िर हैं, आपको हर चीज़ मिलेगी, आप जब तक लड़ना चाहेंगे, जब भी जो भी करना चाहेंगे, हमारी एक सपोर्ट आपको हासिल रहेगी। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से इन एरियाज़ में एक सिचुएशन थ्रेटनिंग है। लेकिन इंडिया के जहाज़ अब वहाँ पे डिप्लॉयड हो चुके हैं। आईएनएस विक्रांत है और आईएनएस कोलकाता है, सॉरी, विक्रांत कह रहा हूँ, आईएनएस कोची एंड कोलकाता। विक्रांत तो उनका एक दूसरा शिप कैरियर है। तो ये यहाँ पे मिसाइल से लोडेड है। और वो कह रहे हैं कि भई हम न सिर्फ़ इंडियन जो शिप्स जाती हैं, क्योंकि $750 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं उनकी, और ये ज़्यादातर मिडल ईस्ट और फिर यूरोप और अमेरिका तक इनकी चीज़ें जाती हैं। बल्कि कल हमारे एक दोस्त इस्लामाबादियन ने जो काऊ डंग होता है, जो गोबर का, वो कुछ वो बनाई होती है फॉर द रिलीजियस पर्पज़, वो उन्होंने लिखा भी था उस पैकिंग में। वो कह रहे हैं कि जी शायद $14 या $18 में वो कह रहे हैं कि वो बेच रहे हैं। और उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दी कि इस वक़्त हमारे कीनू, पाकिस्तान के बड़े मशहूर ऑरेंजेस का मौसम है। वो वहाँ के फार्मर्स कह रहे हैं कि यार कोई सेल नहीं हो रहा, हमारी एक्सपोर्ट्स भी नहीं है, दुनिया में पता नहीं क्या मसला चल रहा है कि ये नहीं है। और उसने लिखा था कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान जो है, वो काव डंग जो है वो मार्केट में बेच रहा है। मैंने लिखा कि भाई बात ये होती है कि आपको तरीका आना चाहिए। अगर आपको अपनी चीज़ बेचनी आती है, तो आप कुछ भी मट्टी भी आप बेच देते हैं और बेचते हैं। पहले हम सुनते थे, अब वाक़ई में ये होता है। रेत, बजरी सब कुछ बिकता है मार्केट के अंदर। लेकिन आपको तरीका आना चाहिए, और यकीन करो उसको जो पैकिंग उसका किया हुआ था, मैं कोशिश करता हूँ अगर अभी हुआ तो मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाता हूँ। तो आई रियली इम्प्रेस्ड, मैंने कहा यार इस तरह की चीज़ें भी लोग करते हैं, लेकिन हम कहाँ पर मतलब आई एम सॉरी टू से कि हम कहाँ पर खड़े हैं। काऊ डंग केक्स, ये देखें, प्रोड्यूस बाय इंडिया ये लिखा हुआ है नीचे। प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, सॉरी, ये लिखा हुआ है। और फॉर रिलीजियस पर्पस नॉट ईटेबल, ये भी साथ इन्होंने लिखा हुआ है कि ये कितना है, मतलब उन्होंने पे किया, सॉरी, $24 इसकी प्राइस जो है वो लिखी हुई है। अब ये वाली चीजें अगर हम बात करते हैं इस हवाले से, तो क्या चीजें हैं? वो ये है कि दुनिया को क्या चीज चाहिए? दुनिया को एक जिसे कहते हैं ना, अच्छी प्रेज़ेंटेबल चीज़ चाहिए होती है। अगर आपकी अच्छी चीज़ भी है, लेकिन वो प्रेज़ेंटेबल पैकिंग में नहीं है या वे में नहीं है, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता, वो कोई नहीं लेगा। इसीलिए हिंदुस्तान ने अपने 2 जो वॉरशिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, उसको वहाँ पे खड़ा किया हुआ है, और कह रहे हैं कि भई आप इसको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट अपनी $1 ट्रिलियन तक पहुँचानी है। दूसरा, इस रीजन के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस कायम किया है, और वो कर रहे हैं, मज़ीद कर रहे हैं। लेकिन हम शायद, वो कहा जाता है ना पश्तो में, कि हाथी के कान में हम लोग सो रहे हैं।
ہم اب بھی اسی طریقے سے ہیں۔ ہمیں نہ یہ فکر ہے ہم بس کبھی ادھر کوئی بیان داغ دیا، ادھر کوئی بیان داغ دیا۔ ہم پورا دن اس چکر میں لگے رہتے ہیں، اور باقی ہندوستان ہے یا باقی دنیا کے کنٹریز ہیں، وہ اپنی ڈپلومیسی کے اوپر، اپنی ٹریڈ اینڈ بزنس کے اوپر مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یار $750 ارب کی ہماری ایکسپورٹس ہو گئی ہے، تو یار یہ تو اتنی ایکسپورٹ تو ہماری پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں بھائی 750 کی ہو گئی تو 1 ٹریلین پہ کیسے جائے گی؟ اور جس دن 1 ٹریلین میں پہ چلی گئی، اس دن سے میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں کہ یہ نیکسٹ ٹارگیٹ ہوگا 2 ٹریلین کا۔ یہ گارنٹیڈ میں آپ کو بتا، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار 1 ٹریلین یار بہت بڑی چیز ہے، نہیں، وہ کہیں گے 2 ٹریلین پہ ہم نے جانا، اور وہ چلے جائیں گے، کیونکہ وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کی چیز کی، اس کے لیے ہر قسم کی مطلب اپنی سکلز کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، مارکیٹ کو وہ جسے کہتے ہیں کہ مارکیٹس کو کیپچر کرتے ہیں، بڑی بڑی مارکیٹ سے انہوں نے کیپچر کی اور مزید وہ کیپچر کر رہے ہیں، تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسا کرو، اور پروٹیکشن کے لیے اپنے ملک کے اندر تو کرنی ہے، لیکن تیسری دنیا میں جا کر بھی، مڈل ایسٹ کے اندر بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ یار یہاں پہ ہمارے لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے، تو بھائی کہتے ہیں ہم آ گئے، ہماری اتنی بڑی ڈیفenس، اپنا اتنا بڑا بجٹ، یہ کس لیے ہے؟ اسی لیے کہ ہم اس طریقے سے، وہ کہتے ہیں نا کہ سپر پاور ایسا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں سپر پاور ہر کسی کا نیبر ہوتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کے، اب چین ساتھ ہے تو چین کو وہ دیکھیں گے، پاکستان کو دیکھیں گے، یا جن جن کے ساتھ بارڈرز ہیں بنگلہ دیش وغیرہ کے ساتھ، نو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بھی جگہ کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم وہاں پہ پہنچیں گے۔ یہ آپ کی نشانیاں ہوتی ہیں، مطلب اس کے لیے آپ کو نا اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے سٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ تو خیر اینی وے، یہ سٹیپس لے رہے ہیں، ہندوستان نے لیے، بٹ پاکستان کی کمپیریزن نہیں کر رہے، بٹ پھر بھی کہتے ہیں کس طرح کی چیزوں میں پاکستان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، لیکن ہم پورا دن قرضوں کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں، تو یہ چیزیں پھر دونوں نہیں چل سکتی۔ خیر اینی وے، ایک بڑی اہم نیوز اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔